तो अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे आ चुके हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। बेसिकली स्टार्टिंग से इनको ही फॉलो किया गया था। तो कहीं ना कहीं आगे एक और आए थे हेनरी मोजले, उनके बारे में भी बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट अभी जो हम बात करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक बहुत ही तगड़े बंदे माने गए हैं ना, बंदे बोले तो बहुत ही बड़े केमिस्ट माने गए, तो उनके बारे में आइए थोड़ा सा हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उधर चलो। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेंडलीव के बारे में नहीं, एक और हमारे पास केमिस्ट थे जो बहुत ही तगड़ा काम कर रहे थे, बट जो रीज़न था अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट उनको अभी हम कंसिडर नहीं करते और जनरली बहुत सारे बुक्स में तो मेंशन भी नहीं किया जाता इनके बारे में। आइए देखते हैं कि क्या कहानी थी इनके बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोथर मेयर की, ठीक है। लोथर मेयर एक बहुत बड़े केमिस्ट थे, कहाँ के, जर्मनी के, ठीक है। दूसरा आपके पास है वही डिमित्री आइवानोविच मेंडलीव, देखिए पूरा नाम है ये आपके पास, ठीक है, डिमित्री आइवानोविच मेंडलीव, ठीक है। देख लीजिएगा रीडिंग कैसे करते हैं, कोई साइलेंट वायलेंट होगा तो वो कोई टेंशन नहीं, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग मैंने रीड कर दिया। बट यहाँ पे हमारे पास दो थे, ये हमारे पास बेसिकली रसिया से थे, ठीक है। तो एक तो जर्मनी वाले और एक रसिया वाले, दो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट हैं और दोनों ही बहुत तगड़े थे। और कमाल वाली बात देखिएगा, दोनों ही तगड़ा काम कर रहे थे। और तगड़ा काम कैसे काम कर रहे, तो दोनों का लगभग लगभग आइडेंटिकल, लगभग लगभग सेम प्रॉपर्टी वाले एक टेबल जो है वो तैयार हो गया था। अब बात आती है कि फिर मेंडलीव को ही क्यों कंसिडर किया गया, ये लोथर मेयर को कंसिडर क्यों नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में भी हम समझा देते हैं। तो 1869 में बेसिकली मेंडलीव ने दिया अपना, और इन्होंने भी दिया दो आइडेंटिकल वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके दोनों का लगभग लगभग आइडेंटिकल थे, दोनों के दोनों जो पीरियोडिक टेबल थे वो आइडेंटिकल थे, लगभग लगभग सेम थे। तो मैं बता देता हूँ कि लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल में क्या था, इनके में था भाई कि ये जो एटॉमिक वॉल्यूम्स थे, एटॉमिक वॉल्यूम्स थे, वही मेन पीरियोडिक फंक्शन बता दिया किसका, एटॉमिक मासेस का। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एक तरीके से कह दीजिए जो एटम्स के साइज है, उनके जो वॉल्यूम है उसको बता दिया। दूसरा समझिएगा, साइज के अकॉर्डिंग इनमें बात करिए। और दूसरा जो मेंडलीव ने कहा था, वो कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पीरियोडिक फंक्शन का बेसिकली, और वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बारे में भी बताया था। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो जो लोथर ने बताया था और इन्होंने बताया था लगभग लगभग सेम है, कि साइज बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते जाएंगे, वॉल्यूम का नाम दे दिया गया। तो इन्होंने साथ में जो कंसीडर किया एक खास बात, वो थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो लगभग लगभग समझ लिए दोनों में ही आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम हो या फिर साइज बड़ा होता जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इनके में एक्स्ट्रा था और वो भी काम बहुत तगड़ा किया इनके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, ड्यू टू अर्लियर पब्लिशिंग एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज प्रेफर्ड, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तो लोथर ने दिया था और दूसरे हमारे पास मेंडलीव ने दिया था। अब इन दोनों के पीरियोडिक टेबल जो लगभग लगभग सेम थे, सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे, तो मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे वो कुछ महीने पहले ही पब्लिश हो गया। अब जो पहले पब्लिश हो जाता है उनको कॉपीराइट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेंडलीव को यहाँ पे कामयाबी मिल गई, क्योंकि उनको पब्लिश पहले कर दिया गया। और कुछ खास बात और भी थी, कुछ कमी रह गई थी लोथर के पीरियोडिक टेबल में, लाइक प्रिडिक्शन। अभी हम प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया एक्चुअल में वही हुआ था, जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा सहानुभूति मिलने लगी, बोले तो बहुत ही ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मानने लग गए। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल वाली चीज़ें। तो समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि क्या लिखा है मेंडलीव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मेंडलीव के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है कि मेंडलीव के टाइम पे, यस मेंडलीव के मेंडलीव के टाइम की बात कर रहे हैं हम। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव 63 एलिमेंट्स वर नॉन। तो समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके, 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे। कब, 1869 की बात है लगभग लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत महीने के आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट करेक्ट डेट हम बता भी नहीं सकते यहाँ पे, ना ही जनरली आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है। तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1866 में 56 एलिमेंट्स नॉन थे, जब मैं आप लोगों को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा रहा था। 1869 में आफ्टर लगभग 3 इयर्स के बाद आपको हमें पता चल जाता है कि 63 एलिमेंट्स हो चुके हैं, मतलब और भी एलिमेंट्स इसमें एड ऑन हो चुके हैं, 7 एलिमेंट्स और भी डिस्कवर किए जा चुके थे, तो 63 हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा है, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में।
जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल, यस, जो सुले हुए होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज कहा जाता है पीरियड्स को। और ये आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या करा, 63 के 63 एलिमेंट्स में 63 एलिमेंट्स को 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में इन्होंने डाल दिया, सबको अरेंज कर दिया। अब बोलेंगे कि 6 पीरियड 8 ग्रुप होगा तो 8 तक 48 48 एलिमेंट्स ही आएंगे, 63 कैसे आएगा? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे 63 एलिमेंट्स को डाल दिया गया एक ही टेबल में, वो भी 6 पीरियड और 8 ग्रुप वाले में। अभी समझाता हूँ कैसे। तो अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ रख दिया है ऐसे ही, वो भी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके मैच हो रहे थे उनको एक ग्रुप या फिर एक कॉलम में रखे गए थे। समझ में आ रही है ना? या फिर दूसरा जो था आपके पास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का भी इसमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया था। तो एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया था, और साथ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखकर एक जगह पे ग्रुप किया गया था, राइट? तो समझ में आते हैं अब कैसे समझ में आएगा कि भैया कैसे किया था 63 एलिमेंट्स को। तो आइए अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। ये है आपके पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि ये रहा आपके पास ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6, सॉरी ग्रुप क्या रहा, पीरियड्स हैं ये सारे के सारे क्या आपके पास पीरियड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पीरियड्स हैं। जैसे एक हो गया ये वाला, ये सोला हुआ है, सोया पड़ा है, ऐसे तक हॉरिजॉन्टल रोज है। 2 हो गए, है ना, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये रहे आपके पास 6। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स थे, वो उनको हम क्या कह रहे थे? ग्रुप्स कह रहे थे। समझ में आ रही इतनी बात? उसको ग्रुप्स कह रहे थे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने आपको यही चीज बताया कि उनके 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब इन सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके इनको सबको मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखिए और आप समझ सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए, अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि ये 6 पीरियड्स हैं, है ना, जो नंबरिंग भी किए हुए देख लीजिए, और इधर से जो है आपके पास रोमन अंक में देखिए, रोमन डिजिट में 8 तक 8 ग्रुप हैं। ठीक है, अब बात आती है 63 एलिमेंट्स कैसे एडजस्ट किया हुआ वो भी देखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जो पीरियड्स बनाए हैं देख लीजिए, इस तरह इस तरह इस तरह, एक ही में आपके पास फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के नाम से और डाल दिए इसी में। देखिए, फोर्थ वाले में ही फर्स्ट सीरीज और फोर्थ वाले में ही सेकंड सीरीज भी बना दिया, फिफ्थ वाले में फर्स्ट सीरीज और फिफ्थ वाले में ही सेकंड सीरीज बना दिया है ताकि एलिमेंट ज़्यादा आ जाए। उसके बाद इस वाले में सिक्स्थ वाले में भी फर्स्ट सीरीज है और सेकंड सीरीज है। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, देखिए एलिमेंट्स को यहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं, वरना तो 8 6 या अगर मैं पूरे को फिल कर देता हूँ, कई जगह खाली भी रखा है। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहें, उनको एक जगह पे रखा जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगर हम आगे की बात करते हैं, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि अब मैं पीरियड्स में हो चुका है, अब मैं ग्रुप्स में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ग्रुप्स में कैसे जाता हूँ समझिएगा। अगर मैं ग्रुप्स ऐसे जाता हूँ, देख लीजिए, तो ये ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 में भी इन्होंने कैसे कैटेगराइज कर दिया वो चीज़ चेकआउट कीजिएगा। ये रहा ए और बी, ये अलग है और बी अलग है, देख लीजिए ऐसे। फिर इसमें भी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 7 तक, 1 से लेकर 7 तक इन्होंने ए बी ए बी ए बी ए बी के फॉर्म में इन्होंने कैटेगराइज कर रखा था, बस 8th को सिंपल रख रखा है। समझ में आती है इतनी बात? अब यहाँ पे बच्चे कई कंफ्यूज हो रहे हैं, सर इसमें ये फालतू चीज़ें क्या लिखी हुई, ऑक्साइड वगैरह, हाइड्राइड्स वगैरह। तो कुछ टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। जैसे कि मेरे पास इसमें आता है कि हाइड्रोजन, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट है एक तरीके से, देख लीजिए ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो वो R2, R का मतलब वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है, तो R2O बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, तो R क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तो H2O बना लिया। उस तरह से लिथियम बनाएगा तो Li2O बनाएगा, वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्रुप 2 के साथ हो गया तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऐसे करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO करके, RO, R मतलब एलिमेंट, O मतलब ऑक्सीजन है आपके पास और कुछ नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब सिंपल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ करेगा तो एच एच बोले तो H2 बना लेगा, लिथियम हाइड्रोजन के साथ करेगा तो LiH बनाएगा। तो R आपके पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और H हाइड्रोजन को, और इस तरह से सब में ही आपके पास कंपाउंड्स को दिखाया गया है। दो ही चीज दिखाए गए हैं, एक हाइड्राइड्स और एक ऑक्साइड्स। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से ये टेबल था आपके पास किसका, बोले तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। समझ में आती बात, ठीक है। यही है आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये, और कुछ नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपके पास पीरियोडिक टेबल की। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके क्या क्या बहुत ही ज़्यादा तगड़े इन्होंने जो प्रिडिक्शन करे थे उनके बारे में आते हैं। मतलब सिंपल से बताते हैं हम इनके मेरिट्स के बारे में, कुछ इनके अच्छाइयों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनके सबसे पहले जो मेरिट्स, उसके बाद हम डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे जिसको हम डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए मेरिट्स के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें पता चलता है कि इन्होंने की थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। देखिए अभी तक इनके जैसा किसी ने रो वाइज और कॉलम वाइज में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया था। यस, एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा था, कंट्रीब्यूशन उनका नहीं मान रहे थे। बट इन्होंने जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो अरेंज कर दिया था ना 63 एलिमेंट्स को, बस उसकी वजह से इनको भर भर के प्यार मिलने लग गया कि भैया बहुत तगड़े इंसान है ये। समझ में आती बात। तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने पीरियड्स में और ग्रुप्स में कर दिया। तो जिन्होंने क्या कर दिया, स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स सिंपलर। तो एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ना हो गया वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलें आगे, ओके। चलिए सेकंड वाले का अगर मैं बात करूं तो करेक्शन ऑफ द डाउटफुल मासेस। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके मास के बारे में 100% श्योरिटी नहीं थी कि इसका इतना ही मास है, तो उसके बारे में मेंडलीव ने करेक्ट करके बताया। जैसे कि बेरिलियम का एक एग्जांपल लेके बता दिया कि 13.5 से 9 पे ले आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि डाउट में था कि 13.5 है या फिर क्या है या फिर नहीं है, तो इन्होंने बता दिया कि नहीं भैया इनका 9 है। और अभी हम बेरिलियम का मास जो है वो 9 के बारे में ही पढ़ते हैं कि 9 ही है। चलिए नेक्स्ट, और इन्होंने और भी करेक्ट किए थे। AU मतलब गोल्ड होता है, PT मतलब प्लेटिनम होता है, IR मतलब इरिडियम होता है, IRIDIUM इरिडियम, और U मतलब आपके पास यूरेनियम है। तो कहीं ना कहीं इनके मासेस में भी इन्होंने चेंजेस लाए, तो जो डाउट थे उनको क्लियर किया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। चलें भाई, हाँ हमें कोई नहीं करता प्यार। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास तीसरा वाला। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो ये बहुत ही तगड़ा, इनको तगड़े वाले जो मेरिट्स होते हैं उनमें लिस्ट किया गया है। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए जो गलती न्यूलैंड्स ने करी थी वो गलती इन्होंने बिल्कुल नहीं करी। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया इन फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और इनको और भी ज़्यादा जो प्यार भर भर के मिला उसका रीज़न एक और था। जिस भी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इस वाले पोजीशन पे इस टाइप के एलिमेंट डिस्कवर होकर रखे जाएंगे, बस उसी टाइप के एलिमेंट्स आगे चल के डिस्कवर हो गए, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा बोले तो अप्रिसिएशन मिला था। तो हमने समझिएगा इन्होंने क्या करा, ही लेफ्ट वेकेंट स्पेसेस। अब भैया अपने टेबल में कहीं आपने वेकेंट स्पेसेस छोड़ दें, और क्या ही बड़ी बात है कि यहीं पे इसी टाइप के एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो फिट बैठेंगे, और फिट बैठा था। तो उसके लिए आप देखिएगा डिस्कवरी एलिमेंट्स, इन्होंने जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वाले डिस्कवर होंगे उनको नाम दे दिया था कुछ इस तरीके से इक्का लगा के। तो इन्होंने बोल दिया कि इक्का बोरोन के जैसा होगा, जो आगे चल के स्कैंडियम मिला था, है ना। इसकी डिस्कवरी लगभग 1800 समथिंग में हुआ था। हाँ 1869 से पहले हो गए थे। इधर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाले 1869 के पहले 1823, 1816, 1808 इस टाइप में आपके पास 1825 में ये वाली डिस्कवरी हो चुके थे। लेकिन जब हम इधर की बात करते हैं तो इनकी डिस्कवरी 1869 के बाद ही में, किसी में 1875 होगा, किसी में 1886 होगा, किसी में 1800 आपके पास 78 होगा। समझ में आ रही है मत, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन टाइप के मतलब कहीं ना कहीं इनके बाद, इनके टेबल पब्लिश करने के बाद इनकी डिस्कवरी हुई इन तीनों की। स्कैंडियम SC होता है इसका शॉर्ट में, गैलियम GA और जर्मेनियम GE, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से इन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी इक्का इक्का लगा दिया था, ठीक है ना, इक्का इक्का लगा दिया। इसमें संस्कृत का मतलब है, इक्का का मतलब जनरली 1 होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन इनके जैसा इनको प्रिडिक्शन करा था, और बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इनके जैसा ही एलिमेंट डिस्कवर हुए, और जहाँ पे वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे वहीं पे जाके फिट बैठ गए। बस भाई इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला अप्रिसिएशन मिला था, और ये इनके तगड़े वाले मेरिट्स में आते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी मेंडली वाले की। चलिए आगे की बात करते हैं, और अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स बोले तो डीमेरिट्स, डिफेक्ट्स बोले तो डीमेरिट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का तो इशू आज भी है, आज भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नहीं हुए हैं रिजॉल्व। आज भी ग्रुप नंबर अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, आपको मैंने 9th क्लास में बेसिकली यहाँ उसमें केमिस्ट्री के में स्टडी ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, उसके बारे में जो पढ़ाया है उसमें पोजीशन सबसे पहले मैंने डिस्कस कर दिया कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ग्रुप 1 में भी आ सकता है और ग्रुप 17 में भी आ सकते हैं हैलोजन में। लेकिन अगर मैं इनके पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ भी आ सकता है, और हैलोजन वाले फैमिली का है ये ए वाला फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें भी आ जाते हैं, 7th के ए में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को हम रख सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। तो पोजीशन इनके वाले में भी फिक्स नहीं था, जिसकी वजह से इनको उतना तगड़ा अप्रिसिएशन थोड़ा सा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो डीमेरिट से कुछ ना कुछ इनके कमियां रह गई थी। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है ना। नेक्स्ट है एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए एनोमलस पेयर मतलब अजीब सा पेयर, अजीब सा पेयर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग पेयर नहीं बने। देखिए पेयर का क्या मतलब है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जाओ बेटा आप लोग जाओ, वापस जाओ, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, कहाँ गया। इन्होंने बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा, ये कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, यहाँ पे आते हैं। हाँ अब देख चेकआउट कीजिएगा इन दोनों को बहुत अच्छे से, ये रहा, इसका मास कितना है 58, नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिखकर दिखा देता हूँ, 58.93 है कोबाल्ट का, और इधर निकल है आपके पास, निकल का कितना है 58.71, ये इनके एटॉमिक मास है। अब इन दोनों में से एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, तो एटॉमिक मास इसका ज़्यादा है। अच्छा जिसका ज़्यादा है वो तो बाद में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले रख दिया गया है, तो ये एक इनके डिमेरिट्स में आ जाते हैं। एक ये हो गया, और भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे टेलोरियम और आयोडीन, ये मैंने आपके लिए 2 ढूंढे हैं एनोमलस पेयर, आप एक आधे और मिलेंगे उनको आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है ना। चलिए वो काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, चलें आगे। ओके तो नेक्स्ट है आपके पास डीमेरिट्स, कौन सा है नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की बात करते हैं तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करता है मास नंबर, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, अरे 6 एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, मास नंबर 12, 13 और 14 में एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग। इसकी कॉम्पोजिशन अबंडेंट परसेंटेज ज़्यादा है जिसकी वजह से हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर 1111 ही रहते हैं बट मास नंबर 1 और 2 और 3 रहते हैं। समझ में आती है इतनी बात। तो कहीं ना कहीं इन आइसोटोप्स में इनकी तो पोजिशन फिक्स है, लेकिन क्या इनकी पोजिशन फिक्स है? नहीं है, पोजीशन है ही नहीं, कहीं नहीं है पीरियोडिक टेबल में, तो जिसकी वजह से इनका एक डिमेरिट्स हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मिलेगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा 1s2 1s1, हाइड्रोजन में देखेंगे 1s1 लिखा रहेगा, फिर हीलियम में देखेंगे 1s2 रहेगा, फिर लिथियम में देखेंगे 1s2 और फिर 2s1 रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनके पीरियोडिक टेबल में नहीं था तो एक तरीके से डिमेरिट्स बना दिए गए हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे, ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही है, कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहे थे और सेम में रख दिए, जिनकी प्रॉपर्टीज मिल रहे थे उसको अलग कर दिए। तो कहीं ना कहीं वो एटॉमिक मास को मैनेज करने के लिए और भी दूसरे प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कर दिया है। 100% तो भैया सही नहीं, इस बात का और ध्यान रखना है। तो मेन जो थे वो मैंने आपको डिमेरिट्स, इनके डिफेक्ट्स जो लिमिटेशन जो थे, ड्रॉबैक्स थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।